हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्री बोर्ड स्कूल एग्ज़ाम जो क्लास 10th के हुए हैं अभी 2-3 दिन पहले, उसमें मैथमेटिक्स बेसिक का आपको सेक्शन ए का सॉल्यूशन दिया था। आज मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन लाया हूं, जिसमें क्वेश्चंस 20 हैं सेक्शन ए में। उन 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। बाकी के वीडियोज़ जो नेक्स्ट आएंगे उनमें आगे के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है उन्होंने, 119 और 68 के महत्तम समावर्तक को 4m-3 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान निकालना है। आपको एचसीएफ निकालना आता होगा। कैसे निकालते हैं? 68 से 119 को डिवाइड करते हैं तो 68 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 9 में से 8 जाएगा 1, 11 में से 6 जाएगा 51। फिर क्या करते हैं? 68 को डिवाइड करते हैं, ये 1 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 और 1, और फिर आपका 51, 7 51। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो ये नंबर होता है यही आपका एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। तो उसने बोला है कि एचसीएफ किस फॉर्म में है, यानी कि 4m-3, इसकी वैल्यू कितनी है? 17 है। 4m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 + 3, 4m = 20 और m = 20/4, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बहुपद px = 5x² + 13x + k का एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालना है। मैं मान लेता हूँ इसका एक शून्यांक तो है अल्फा और एक इसका व्युत्क्रम है, यानी कि 1/अल्फा होगा। तो आपको पता है शून्यांकों का योग क्या होता है? योग होता है -b/a, और गुणनफल क्या होता है? गुणनफल c/a। ठीक, यहाँ पे आपकी फॉर्म होती है ax² + bx + c। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गुणनफल निकाल रही है। अगर मैं इनका गुणनफल निकालूँ, अल्फा × 1/अल्फा = c, यहाँ पे क्या है? k अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 5। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k = 5। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका 5 दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक में भी दिया, बेसिक वाले उसमें भी था और स्टैंडर्ड में भी है। बीपीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप ज़रूर इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, बहुत बार यूज़ होती है। क्या है? ट्राइंगल एबीसी में डी ई पैरेलल टू बीसी, यानी कि एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है बीसी के, तो उसने हमसे एक्स की वैल्यू फाइंड करवाई है। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में क्या होता है, इनके रेशियो इक्वल होते हैं, यानी कि ए डी अपॉन डी बी = AE/EC। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ए डी की वैल्यू कितनी है? 4x - 3 अपॉन 3x - 1 = 8x - 7 अपॉन 5x - 3। इसका सॉल्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4x × 5x, ये आपका जाएगा 4 5 जा 20x² - 12x - 15x + 9 = इधर आ जाएगा 8 या 24x² - 21x - 8x और प्लस का 7। तो यहाँ पे आ जाएगा, और अभी सॉल्व कर ले, 20x² माइनस ये कितना हो गया? ये हो गया 27x + 9 = यहाँ हो गया 24x² - 29x + 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4x² - 2x - 2 = 0। इसके फैक्टर आप जब करेंगे तो फैक्टर आएंगे आपके x - 1 और 4x - 2। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी 1 और एक आएगी 1/2, एक आएगी 1 और एक आएगी 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपका 1/2 तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, sin θ - cos θ की वैल्यू 0 हो तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। उसने बोला sin θ - cos θ = 0, यानी कि sin θ = क्या हो जाएगा? cos θ, और sin θ = इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? sin 90 - θ। यहाँ से जब वैल्यू कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू जाएगी 90 - θ, यानी कि 2θ =
90 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब इस थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ आ जाएगा साइन 4 45 प्लस कॉस 4 45। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√2 इसकी पावर 4 टाइम, प्लस कॉस 45 की 1/√2 इसकी भी पावर 4 टाइम। आपको एक चीज़ पता होगी, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो अगर मैं इसकी और 2 टाइम करूँगा तो 4 हो जाएगा ना, तो 1/, यह आ जाएगा 1/4, 4 प्लस 1/4, तो ये आपका 2/4 यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड में क्या है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के दिए हुए हैं, बाकी नॉर्मल पेपर था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी तथा वाई एक्स का एक ओबेनिस्ट हल क्या होगा। तो आपको पता है एट वाई एक्स, अगर वाई एक्स पर क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो एक ये 0 है, एक ये 0 है, यानी कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और एक ये 0 है। तो आप क्या करिए, गिवन जो इक्वेशन है, जो आपको इक्वेशन दिया उसमें एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू 0 प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ आ जाएगा बी वाई इज इक्वल्स टू सी और वाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी, यानी कि एक तो आ गया 0 और एक आ गया सी अपॉन बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, 3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभा 7 मीटर की छाया बनाता है, यानी कि एक खंभा है ये, इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर और छाया कितनी बन रही है 7 मीटर की। मैं इसको नाम देता हूँ ABC। ठीक है, और उसी समय एक टावर 28 मीटर की छाया बनाता है। ये क्वेश्चन बेसिक में भी आया था, सेम यही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। तो ये छाया दी उसने 28, उसने हाइट पूछी है इसकी, यानी कि x, ये एक PQR ले लेता हूँ। तो आपको पता है ये सिमिलरिटी वाला केस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/x, 3/x इज इक्वल्स टू 7/18, 4 7 4 जा और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 4 जा 12, यानी कि उस टावर की लंबाई कितनी होगी 12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 120 मीटर अधिक है। वृत्त की परिधि यानी कि उसने बोला है 2πr इज इक्वल्स टू उसके व्यास क्या होता है 2r, कितनी अधिक है 120 अधिक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएंगे 2πr माइनस 2r इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से कितना कॉमन ले लूँ, 2r कॉमन ले लूँ, पाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120, 2 से कैंसिल किया 60, इसने हमसे उसकी त्रिज्या पूछी है, तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 7 एकम 7, 22 में से 7 जाएगा तो 15 और 7 चला जाएगा ऊपर, तो 15 चौक 60, 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, द्विघात समीकरण x² माइनस 7x के मूल हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0 और एक बार ये, तो x के मान आ जाएंगे 0 और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 7। तो आपके दो मान आ गए, एक 0 आ गया, एक 7 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है तथा किसी अन्य संख्या x का महत्तम समावर्त है। देखो एक ऐसा नंबर, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, अन्य संख्या x का महत्तम समावर्त है एक, और अगर मैं मान के चलो 5 भी ले लेता हूं तो इनका HCF कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, जैसे बिंदुओं 8,-9 और 2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का होना हमें कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे, कौन से चतुर्थांश में होंगे, वो निकालना है। तो पहले इनके वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये आपके पॉइंट मान लिए मैंने x, y,
यहाँ पे दिए हैं 8 - 9 और ये दिया है आपका 2,3। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 1:2। तो आपको फॉर्मूला पता है x = m × x2, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बाई m, ये था फॉर्मूला आपका। अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 और ये आपका m, n, तो यहाँ पे x का फॉर्मूला था x निकालने के लिए n × x1 + m × x2 अपॉन m1 + m + n, ठीक है, m + n। y के लिए सेम हो जाएगा, बस x की जगह y आ जाएगा। तो x निकाल लीजिए। x कैसे निकलेगा? 2 की मल्टीप्लाई 8 में, यानी कि 8 × 2 = 16 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 में अपॉन 2 + 1, यहाँ पे 18/3 आ जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 6। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई -9 में, तो माइनस का 18 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3 अपॉन सेम 2 + 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 15/3, तो ये आएगा माइनस का 5। तो आपको पता है 6, -5 कौन से कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। x एक्सिस पे पॉजिटिव और y एक्सिस पे नेगेटिव, यानी कि कोऑर्डिनेट फोर्थ, यानी कि चतुर्थांश 4 में आपका ये पॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है यदि x = a cos थीटा तथा y = b sin थीटा हो तो b² x² + a² y² का मान हमें निकालना है। आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको x/a = cos थीटा लिख सकता हूँ और इसको y/b = sin थीटा? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आप एक काम करिए, 1 का स्क्वायर करिए प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x/a का होल स्क्वायर प्लस y/b का होल स्क्वायर = sin² थीटा प्लस cos² थीटा। यहाँ आपका आएगा x² / a² + y² / b² = इसकी वैल्यू 1। यहाँ से आप जब एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा b² x² + a² y² अपॉन a² b² = 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई b² x² + a² y² की a² b²। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं जो परस्पर 90 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की हमें लंबाई बतानी है। ये जो टेंजेंट हैं ये इसको यहाँ पे टच करेंगी और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि एंगल 90 डिग्री। बेसिक में सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। कॉन्ग्रेंट वाली कंडीशन से ये वाला ट्राइंगल जो होगा OBP किसके कॉन्ग्रेंट होगा, OAP के। तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है मतलब कई 3-4 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। डायरेक्ट भी आंसर हमको दिख रहा है, इसका आंसर 4 है। कैसे? अगर ये 45 डिग्री है तो चाहे तो आप 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए, परपेंडिकुलर अपन बेस, तब भी 4 ही आएगा। या आप ये बताइए, ये एंगल अगर 90 है और ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समान होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो ये भी यहाँ से 4 निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, tan 45 डिग्री = परपेंडिकुलर हो गया OA अपॉन बेस कितना होगा PA। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1, OA की वैल्यू 4, तो PA की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से भी 4 ही आएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए था, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि मीन मीडियन मोड में अगर आपको रिलेशन पता है तब ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यदि यही क्वेश्चन आपको बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस दिखाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में ही बन सकते हैं, बेसिक में नहीं बन सकते। क्वेश्चन दिया है यदि आंकड़ों का माध्यक उनके माध्य से 4 अधिक हो तो आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से कितना अधिक होगा। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पे A = 16,
बी इज इक्वल्स टू 12, सी इज इक्वल्स टू 8 और डी इज इक्वल्स टू 4। देखो जो कंडीशन है वो ये है, मोड इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक कंडीशन होती है, आपको इसका यूज़ करना है। तो उसने हमसे पहले क्या बोला, पहले उसको देखते हैं। ये तो इनके बीच में रिलेशन है, मोड मीडियन और मीन के बीच में रिलेशन है। वो बोला है आंकड़ों का माध्यक, आंकड़ों का माध्यक, माध्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ मीडियन। जो मीडियन है एम डी, मीडियन माध्य से 4 अधिक है, यानी कि मीन प्लस 4, ठीक है। तो आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से कितना अधिक होगा। आप ये वाली वैल्यू, मीडियन की ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो आपका मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन की जगह कितना हो जाएगा, मीन प्लस 4 माइनस 2 मीन। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 3 मीन प्लस 3 4 जा 12 माइनस 2 मीन। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो सिर्फ मीन बचेगा और प्लस 12। तो आप यहाँ देख रहे हैं सेम वही कंडीशन बन गई, मोड जो है उसके मीन से कितना ज़्यादा अधिक है, 12। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन दिया है, ये डायरेक्ट बस फॉर्मूला पूछ लिया है। क्वेश्चन दिया है समान आधार त्रिज्या r इकाई वाले दो समान ठोस अर्धगोले आपस में आधारों के साथ आधारों के साथ एक साथ चिपके हुए हैं, संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो अर्धगोला था और ये भी अर्धगोला था, अगर इनको मैंने जोड़ दिया आधार से तो ये पूरा गोला बन गया और पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ये फॉर्मूला पूछा था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। एक ये क्वेश्चन अच्छा है, कैसे, इसने दिया निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे दो एक चीज़ देखने वाली है, ये जो है ना किस फॉर्म में, इंक्लूसिव फॉर्म में है, तो इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म क्या है, यहाँ पे आप देखिए 0 से 5, दरअसल 5 से ही होना चाहिए था, कंटिन्यू होनी चाहिए थी वर्ग अंतराल, लेकिन यहाँ पे क्या है वेरिएशन है, 5 से स्टार्ट ना होकर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इंक्लूसिव फॉर्म होती है, इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनके बीच जो डिफरेंस होता है, यानी कि एक का डिफरेंस है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं और 0.5 अपर लिमिट में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 ही रहेगा, यहाँ बन जाएगा 5.5, यहाँ लोअर लिमिट में से 0.5 कम हो जाएगा, यानी कि 5.5 से 11.5, यहाँ पे 11.5 से 17.5, यहाँ पे 17.5 से 23.5 और 23.5 से 29.5। अब आपका ये क्लास इंटरवल सही बन चुका है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने, जिन्होंने सॉल्यूशन पता भी होगा, उन्होंने डायरेक्ट इसका आंसर 17 लगा दिया होगा, बट वो गलत हो गया है क्योंकि ऑप्शन 17 दिया हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं, आपके यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख दी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी है। तो यहाँ पे 13, 23, 38, 46, 57। तो आपको पता है n इजिकल्स टू कितना होता है, n इजिकल्स टू होता है समेशन है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 0.5। n की वैल्यू ये आई, ये कहाँ पे होगी, किस उसमें, यहाँ पे होगी। ये फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगी, इस वाले वर्ग अंतराल में। तो आपसे उसने यही पूछा था कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो इसकी अपर लिमिट कितनी है, 17.5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना था, इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में लाना था और बाकी नॉर्मल जो होता है वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसकी परिधि के 3 गुने के बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ये क्वेश्चन पे स्टार इसलिए लगाया है कि मुझे डाउट है कि इसमें ऑप्शन जो दिए हैं वो गलत दिए हुए हैं। कैसे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। संख्यात्मक रूप से उसकी परिधि के 3 गुने के, 3 गुना बराबर परिधि क्या होती है, 2πr, यही होती है। तो यहाँ से r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई, 3 दूनी 6 इकाई। उसने हमसे तो वृत्त का व्यास पूछा है, तो व्यास हमेशा होता है 2 गुना त्रिज्या।
तो अगर मैं 2 में 6 की गुणा करता हूँ तो 12 इकाई आना चाहिए, बट 12 इकाई इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है तो आपको सबको 1 नंबर मिलेगा। ऑप्शन में जो आंसर की में आंसर दे रखा है वो 16 दे रखा है। अब 16 कैसे आया मुझे भी मेरी तो कैलकुलेशन यही कह रही है, बाकी देख लेंगे जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन 12 नहीं था बट इसका 12 इकाई यानी कि 12 यूनिट आंसर आएगा। वृत्त का व्यास पूछा है इसने हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने अपने प्रोबेबिलिटी वाले वीडियो में, मैंने लास्ट में भी कल के सॉल्यूशन से पहले प्रोबेबिलिटी वाला वीडियो डाला है, उसमें ये क्वेश्चन कराया है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो क्या है क्वेश्चन, आप एक चीज़ समझिए, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाले ट्रिग्नोमेट्री का, आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें 7 + tan² + sec² आंसर है, वो एज इट इज़ मैंने कराया हुआ है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे पुराने वीडियो से ही आए हुए हैं। तो आप एक बार ज़रूर, जितना भी मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कराया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराया है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं वीडियो या आपकी नॉलेज के लिए हैं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यादृच्छिक रूप से 52 कांच के पत्तों के अच्छी तरह से फेंटे गए पैक से एक कार्ड निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के न तो इक्का हो और ना ही बादशाह होने की प्रायिकता। तो आपको मैं फिर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल अटेम्प्ट कहते हैं या टोटल आउटकम कह लेते हैं। ठीक है, अब उसने बोला ना तो इक्का और ना ही बादशाह हो। तो आपको पता है इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये ही नहीं होने चाहिए, यानी कि टोटल 8। तो टोटल कार्ड्स 52 में से इन 2 कार्ड को हटा दो, इन 2 टाइप के कार्ड्स को हटा दो, यानी कि आपके पास 44 बचते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 44 है और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 से 13। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। जो बेसिक में अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन थे वो वाकई बहुत आसान थे, और यहाँ पे जो दिए हैं ये थोड़े अच्छे लेवल के दिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अभिकथन में बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -6, -1, 6 आंतरिक रूप से 2:7 में विभाजित करते हैं। तो हम पहले प्रूव कर लेते हैं कि करते हैं या नहीं करते हैं। सेम वही क्वेश्चन हो गया, -3, 10 और 6, -8। यहाँ पे उसने हमें एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, -1, 6। यहाँ पे m और n का रेशियो निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या है, x इज इक्वल्स टू mx1 + nx2 अपॉन m + n। इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू दी है -1, m इंटू 6, ये mn अपोजिट हो गया, कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही है सेम, m इंटू 6 प्लस n कितना है, n है आपका 10, ये x2 कर लो, ये x1 कर लो, m कितना है, n x1 कितना है -3 अपॉन m + n। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का m माइनस का n इज इक्वल्स टू 6m और माइनस का 3n। तो m इधर ले जाओ और n को इधर ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2n इज इक्वल्स टू 7m। तो आपका रेशियो आ गया n अपॉन, ये कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, m इंटू x2 और n इंटू, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2n इज इक्वल्स टू n। तो n अपॉन m का रेशियो कितना आ गया, आपका रेशियो आ गया, अच्छा हमें m अपॉन n चाहिए ना रेशियो, तो यहाँ पे m अपॉन n का रेशियो आ गया 2/7, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन में दिया है 3 बिंदुओं ए बी सी के संरेखी हैं यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। आपको पता है अगर 3 बिंदु संरेखी हैं यानी कि एक ही रेखा में, तो ए बी सी, तो इसका योग प्लस इसका योग किसके बराबर होना चाहिए, इनके योग के। तो ये बात तो इसने बोली हुई है, बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनका आपस में रिलेशन नहीं है, यानी कि अभिकथन ऑप्शन नंबर बी होता है ना आपका, क्या ए और आर
दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है उसकी डेफिनेशन नहीं है, आर ए की डेफिनेशन परिभाषा नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में रहते हैं, संख्या 12 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है जहां n प्राकृतिक संख्या है। देखो कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड 2 इंटू 5 की पावर, कुछ भी ले लो, m ले लो, n ले लो, जैसे इसने सेकंड में दिया, इस फॉर्म में होंगे तभी वो संख्या, उसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, यूनिट डिजिट जीरो होगी, शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन 12 को मैं क्या, 12 की पावर n का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 6 की पावर n आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, तो यानी कि ये वाली चीज़ तो गलत हो गई। और यहाँ पे इसने डायरेक्ट हमको डेफिनेशन दे दी है कि कोई भी संख्या शून्य पर जब समाप्त होती है तो उसके लिए ये रूप होना जरूरी है, तो यानी कि ये सही है। तो ऑप्शन डी आपको पता है, डी क्या कहता है, अभिकथन ए असत्य और आर सत्य, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले आपको ये पूरा सिलेबस जितना भी आपका 10th का है कम से कम 2 बार ज़रूर करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।